एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, एक ही वीडियो में सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 26 फरवरी के दिन यदि 75 के 75 नंबर चाहिए तो केवल ये एक ही वीडियो आपको कवर करना है, इसके अलावा कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो ये कहा था हमारे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है भैया, इनमें से कौन सा परिवहन का साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो ये आपकी पाइप लाइन एकदम राइट आंसर रहेगा। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जर्मनी का जो एकीकरण का जो श्रेय है वो ऑटो वोन बिस्मार्क को दिया जाता है। अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये हमारा जो है ना, तो ये आपका उपयुक्त सभी एकदम राइट रहेगा। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? लोकसभा तंत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो लोकतांत्रिक सरकार बहुत तेजी से निर्णय लेती है। ठीक है, ये आपका, ये बिल्कुल गलत बात है ना, सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। अगला है आपका, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, बैंकों द्वारा, सदस्यों के द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, क्यों? उपयुक्त सभी तो सदस्यों के द्वारा एकदम इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए हमारा आप देख लीजिए, चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए। ठीक है, बढ़िया से आप तो अच्छे से तैयारी करिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5, ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर ये 6 रहेगा। अब है रिक्त स्थान। राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश। एक देश की आर्थिक ताकत को, एक देश की जो आर्थिक ताकत है उसका विनिर्माण उद्योग विकास के द्वारा मापा जा सकता है। तो विनिर्माण, आंध्र प्रदेश में गुटेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व डेडेस कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम है भैया? तो ये जाएगा आपका, तो इनके जो आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किया था, ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख देते हैं अल्लूरी सीताराम। ठीक है भैया। अच्छा, महाद्वीप को जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया, तो किसको? अमेरिका महाद्वीप को जीतने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार चेचक जैसा कीटाणु था। तो यहां पर आ जाएगा अमेरिका। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है? 1956 में श्रीलंका में कानून पारित किया गया जिसके तहत सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। तो 1956 में कौन से देश था वो? श्रीलंका। महिलाओं, भारत में महिला की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम होती है। ठीक है, यहां से देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से तैयारी करना है ना। ये देख लीजिएगा। इसके बाद में हो गया इतना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है कांडला। कांडला का जाएगा गुजरात। इटली का मंत्री प्रमुख, इटली का जो मंत्री प्रमुख आ जाएगा वो आ जाएगा काबूर। रोलेट एक्ट 1919 में बनाया गया था, लागू किया गया था। वैध सरकार जो कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को हम वैध सरकार कहते हैं। 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच सत्ता की साझेदारी तो बोलते हैं गठबंधन सरकार।
और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाएगा। आगे समझ में, तो ये यहां से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपकी जोड़ी है। एक वाक्य में उत्तर। जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते रहते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए, जिन उद्योगों के उत्पादन और कच्चे माल पर दूसरे उद्योग, यानी कि एक उद्योग के ऊपर दूसरा उद्योग कहेंगे तो वो जो पहला उद्योग है वो कहलाएगा आधारभूत उद्योग। ठीक है, यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है? वायु परिवहन। जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया? 1912 में। बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो बैंकिंग है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्र? तृतीयक। लोकतंत्र को सरकार के अन्य रूपों में बेहतर माना जाता है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित करता है। क्योंकि यहाँ नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित करता है। किस क्षेत्र में के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है भैया, अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको। मेहनत करनी है, अच्छे से रंग लाए, सफलताएं शोर मचाए। ऐसी मेहनत करो कि बिल्कुल अब की बार 90 पार, बिल्कुल बढ़िया से। साइमन कमीशन के जो सभी सदस्य भारतीय थे क्या? नहीं, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, उसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। कपास का मूल स्थान भारत ही माना जाता है, सत्य है। 18वीं सदी के महिम तक महिम कपड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य है। शिक्षा वन मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ये भी राइट बात है आपकी। वहां राष्ट्र जो सभी धर्मों को समान महत्व देता है उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से कहते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है आपकी। और ये अंतिम जो है विकास करते सभी लोगों का के लिए एक ही होता है? नहीं, अलग अलग होता है ना। ये देखिए, ठीक है, यहां से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? संसाधन से आप क्या समझते हैं? मृदा संरक्षण क्या है? संसाधनों के विकास में मनुष्य की भूमिका बताइए, लिखिए। ठीक है भैया, यहाँ से आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये देखिएगा, रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम बताइए, खरीफ की रबी की फसल में अंतर बताइए, रासायनिक उद्योग किसे कहते हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, इंटरनेट से आपका क्या तात्पर्य, डिजिटल भारत क्या है, पवन हंस क्या है, रेल परिवहन की कोई 2 विशेषताएं बताइए, अफ्रीकी मजदूरों को प्रशिक्षित करने तथा कब्जे में रखने के लिए यूरोपीय महिला मालिक क्या क्या ढंग अपनाते थे। ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ से देखिए, आर्थिक महामंदी इन्हीं 2 परिणामों का वर्णन कीजिए। जाबर किसे कहते थे, स्टेपल्स क्या है, लाटेन से क्या से। ठीक है, यहाँ से देखिए, जापान में छपी गई प्राचीनतम पुस्तक कौन सी थी, भारत में छपाई कब शुरू हुई, मुद्रण युग से पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते हैं, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ये सारा सॉल्यूशन आपको 1 या 2 दिन में ही प्रोवाइड करा दूंगा मैं। वैसे मैंने पहले ये जो डी तक बताए हैं उनका सॉल्यूशन डाल दिया है, प्ले लिस्ट में आप चेकआउट कर लेना एक बार, है ना। अब ये ई और एफ बचे हैं, इनका भी आपको बहुत ही जल्दी बता दिया जाएगा। सरकार के अधिकार क्षेत्र में वनों का वर्गीकरण की प्रक्रिया कैसे सहायता पहुंचाती है, भारतीय वन रक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान बताइए, भारत एक संघीय देश है, 3 उदाहरण देना, विकेंद्रीकरण के 3 लाभ लेना है,
जोखिम वाली परिस्थितियां में ऋण कर्जदाताओं के लिए एक समस्या खड़ी कर सकता है। समझाइए। आवश्यकता के दोहरे सहयोग को आपको समझाना है। यहाँ से देखिए भारत में मानचित्र, ये जो 21वां प्रश्न है, ये हिंदुस्तान सोशल लिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई? इन नेताओं के प्रति अंग्रेज के प्रति किस प्रकार विधर्तन था? और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, दलित। तो अब हम यहाँ पर सेट एफ को देखेंगे। देखिए ये सेट ई और एफ को आप ऐसा मत समझिए कि नहीं यार ये तो परीक्षा में आते ही नहीं, भैया इसी में से आएगा यार, आप सामने सीधी सी बात नहीं बता सकते, आपको समझदार है। चलिए तो इसको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो एक महत्वपूर्ण सूचना सभी बच्चों के लिए, देख लीजिए यहाँ पर ये जो ऐप है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, नाम पढ़ लेना है, देख लेना। कोई भी ओरिजिनल चीज़ रात में आएगी ना तो मैं यहीं पे डालूंगा, है ना, यहाँ से ये अपने को फॉलो करके रख लेना है यहाँ पर, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई सारे बच्चों के पास ये शो नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा एक बार सेटिंग को देख लेना आपकी, ठीक है भैया, ये शो हो जाएगा। आपको बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ यदि रात में आती है तो उसको इस पर डालूंगा और सुबह डिलीट कर दूंगा। तो ये क्या है, बहुत सारे बच्चे के बाद में देखेंगे ना तो शो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए अभी आइएगा और इंस्टॉल करके नहीं फॉलो करके रख लेना, है ना भैया। अब तो बढ़िया से चिंता मत करो। देखिए संयुक्त उद्योग के उदाहरण है महाराष्ट्र का चीनी उद्योग, ठीक है, कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, बाकी सब निजी उद्योग के उदाहरण है। भारत साइमन कमीशन कब आया था? ठीक है, तो भारत में साइमन कमीशन आया था 1928। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, बेहतरीन से इंपॉर्टेंट पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। मेरी जवाबदारी आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने की है ना, करो कंप्लीट। आप इसके अलावा अलग से पढ़ो भले, पर ये जरूर पढ़ो, कहीं से पढ़ो, भले किसी चैनल के साथ जुड़े हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं यार हम ही कलेक्टर है। भैया हम ही कलेक्टर होते तो ऐसा नहीं होता है ना, आप सभी बच्चे हमारे पास रहते। आप खुद भी समझदार है, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, जीवन में तरक्की करो बस। सन 1789 में महाराष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्रांति किस राष्ट्र में हुई थी? फ्रांस में हुई थी, है ना। सत्ता की साझेदारी ठीक है, क्योंकि इसमें सामाजिक समूह के बीच टकराव बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र सरकार एक वैध सरकार होती है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कि यहाँ लोगों द्वारा निर्वाचित, ठीक है, कि अपनी सरकार होती है। और लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार होती है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से आपका कि यहाँ लोगों के द्वारा निर्वाचित आपकी अपनी सरकार होती है, तो ये आपका बा ऑप्शन राइट रहेगा। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय पर जी हाँ, औसत आय पर हाँ, औसत साक्षरता स्तर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति देख के, यानी कि उपयुक्त सभी एकदम राइट रहेगा। यहां से देखिएगा, है ना, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, मेहनत करनी है। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, 5 और ये 6 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यह है आपका रिक्त स्थान। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका वायु परिवहन का असम, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। कौन से? चाय उत्पादक राज्य। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिनांक 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में हुआ था। यहाँ पर 13 अप्रैल। वहां व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से उनको छांटता है, स्टेपल्स करता है, उसे हम स्टेपलर कहते हैं। स्टेपलर। भारत को राजभाषा माना गया हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया। और द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है, यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उद्योग वाला क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, ये बोलना भूल गया था। चलिए यहां पर मार मांगाओ और इसका जाएगा गोवा। बजाज ऑटो लिमिटेड ये आपका निजी उद्योग है। भारत से अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया
सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, अधिकारों का वितरण, बीएमआई, पोषक स्तर पर की गणना और असिंचित भूमि, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण किया था। असिंचित भूमि हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, यहां से है जोड़ी। ये देखिए, अब एक वाक्य में उत्तर। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? 22%, 22%। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? 1730 के दशक में। इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता कौन थे? ठीक है, तो इटली के एकीकरण के जो प्रमुख निर्माता थे उनका मैं थोड़ा नाम लिख लेता हूँ पहले। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया चौथे का आंसर की, तीसरे का सॉरी, कि ये इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता कौन कौन थे? जूसेपे मैत्सिनी, ठीक है, जूसेपे मैत्सिनी। इसके बाद में शासक विक्टर कावर तथा जूसेपे गेरिबोल्डी, ये 2 नंबर में भी आ जाता है ना। अच्छा, लोकतंत्र का एक मौलिक परिणाम क्या होना चाहिए? तो मौलिक परिणाम नीचे यहाँ पर लिखा है कि लोकतंत्र को एक उत्तरदायी सरकार देनी चाहिए, जिसे तथा उसे नागरिकों की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं के लिए जिम्मेदार भी होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र का एक मौलिक परिणाम है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यहाँ शब्द किसने कहे थे? तो ये कथन कहा था महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर जाएगा महात्मा गांधी। और यहाँ पर ये अंतिम है, ये छठा, इसका आंसर अपन लिख देते। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद को किस बाजार में बेचती है? अंतरराष्ट्रीय बाजार में। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, ठीक है भैया। यहां से आप देख सकते हैं एक वाक्य में होता है। ये यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है, ठीक है, हो गया। चलिए अगला है, हो गया इतना। और ये यहां से क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय है, ठीक है। तो ये आपका सत्य या असत्य है? तो ये पहला आपका असत्य रहेगा। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है, ये आपकी सत्य रहेगी। जलियांवाला बाग में सिपाहियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, ये भी आपका सत्य है। पुरुष एवं महिला के बीच श्रम के विभाजन का आशय श्रम के लैंगिक विभाजन से, ये आपका सत्य रहेगा। नियमित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं, पांचवा सत्य है। और अंतिम जो है, मुद्रा जो है आधुनिक रूप से सोना चांदी नहीं, ये आपका असत्य है। अब यहां से आप बढ़िया से, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया से कंप्लीट करना है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के उपाय बताइए। एजेंडा 21 क्या है? मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? समाव्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए जहाँ यहाँ पैदा की जाती है। एक प्रिय फसल का नाम बताइए जिसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु 2 उपाय। पाइपलाइन किन वस्तुओं के परिवहन पाइपलाइन से किन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है? राज्य राजमार्ग अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व है? रेशम मार्ग गिरमिटिया मजदूर कौन थे? ठीक है भैया। इसके बाद में यहां से देखिए, स्पेनिंग जेनी से क्या तात्पर्य? भारतीय व्यापारियों
कि निर्यात व्यापार का नेटवर्क कब और क्यों टूटने लगा? महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज्य की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। कारण लिखिए। पांडुलिपियां क्या है? हाथ की छपाई की अपेक्षा मशीनी छपाई ने मुद्रण की क्रांति ला दी थी। समझाइए, स्पष्ट कीजिए। घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयां। श्रम कानूनों को लचीलापन, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्राम पंचायत के कार्य लिखने हैं और संघवाद की प्रमुख विशेषता है, ऋण शर्तों की शर्तों का वर्णन। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। हो गया। चलिए बढ़िया से आप तो तैयारी करिएगा, बढ़िया से मेहनत करिए। चलिए अब यहाँ पर अपन सोशल साइंस का सेट डी का पूरा सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, 75 के 75 नंबर कवर कराना मेरा उद्देश्य है अब की बार। ठीक है, तो चलिए बढ़िया से इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की 1947। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां है मछली पकड़ना। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु खनिज तेल। भारत में साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है भैया। गांधी जी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ था दांडी में। और यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है उनका भी रहेगा ये। ठीक है, तो ये 1947 आ जाएगा। यहाँ से 1972 लिखना है बेटा, बढ़िया से देखो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से ये बढ़िया से करो कंप्लीट। आप तो जो चीजें बता रहे हैं उसी में से फंसेगा ये जवाबदारी। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती? तो उनमें पारदर्शिता नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर लिख देते हैं पारदर्शिता। भारत में सरकार ज्यादातर शक्तिशाली है, केंद्रीय सरकार। क्षेत्रक श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तृतीय क्षेत्र। एक प्रजातंत्री सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है, जनता के लिए उत्तरदायी होती है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और मार्च 1919 में एक बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया। हो गया। यहां से इसके बाद में हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अपना है जोड़ी। जोड़ी क्या है आपका? संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक का जाएगा कारखाना अधिनियम। क्या जाएगा इसका? कारखाना अधिनियम। नई आर्थिक नीति लागू की गई तो 1991 में फ्रेडरिक सार्यू, ये आपका फ्रांस का। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो ये तीसरा हो जाएगा आपका। कपास महाराष्ट्र हो जाएगा। और आधी से ज्यादा गरीब आबादी किसमें है? बांग्लादेश में है। हो गया। यहां से आपका बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। ये भर देता हूं मैं 2-5। बांग्लादेश वाला आपका 6 है, ये आपका फर्स्ट है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये 4th है। और ये फ्रेंच आपका तीसरा है। हो गया। चलिए, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती है, जिसे अपन कंपटीशन कहते हैं। प्रतिस्पर्धा। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था? 1948। सूचना एवं संचार की प्रौद्योगिकी संक्षेप में क्या कहते हैं? आईटी। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? एल्गिन। मानव विकास सूचकांक में भारत में कौन से स्थान पर है? 31वें स्थान।
और आनंद उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हो गया। चलिए इसके बाद में यहां से देखिएगा, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा। ठीक है, ये आपका देखिए कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल एकदम राइट। दूसरा जो है आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, यहां से हम बात करें तो चौथा जो है आपका बिल्कुल सत्य। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना। बैंक जमा पर ब्याज देते हैं लेकिन ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, बिल्कुल राइट बात है ये। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, असत्य है। अब देखिए यहां से ये ट्रू फॉल्स है, तो पहला आपका एकदम राइट रहेगा, दूसरा जो है वो फॉल्स रहेगा, तीसरा आपका फॉल्स है, चौथा जो है वो आपका ट्रू है, पांचवा आपका ट्रू रहेगा और छठा जो है वो आपका फॉल्स रहने वाला है। हो गया इतनी चीजें, आगे बढ़ते हैं ना। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। ये जो बता रहा हूं इन्हीं में से आपका 75% पेपर, वार्षिक पेपर आपको एनुअल एग्जाम का पेपर देखने को मिलेगा। लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर बताना है। एजेंडा 21 क्या है? इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय, विनिर्माण उद्योग का महत्व, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, परिवहन एवं संचार के साधनों में अंतर, भारत के लिए सीमांत सड़कों की महत्वता को स्पष्ट करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। पहले विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? भारत में मैनचेस्टर से आने से बुनकरों की समस्याओं का सामना करना पड़ा। वीटो क्या का अर्थ बताना है। स्टेपलर, फुलर और कोडिंग से क्या से है। लाटेन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर मुद्रण क्रांति और उसके प्रभावों की व्याख्या करनी है। ठीक है भैया, आप तो अच्छी मेहनत कर लो। मैंने बोला ना, जो बच्चा मेहनत करेगा ठीक है सफलता उसकी रंग लाएगी ही लाएगी। भारत में पाई जाने वाली लोहा या पेटियों के नाम बताइए। लोहा इस्पात उद्योग और आपको आधारभूत उद्योग को कहा गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर टिप्पणी देना है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या से है? अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक का मध्यस्थता करता है। ठीक है, इसके बाद में यहां से देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य, सांप्रदायिकता क्या है? धर्मनिरपेक्ष शासन का महत्व बताना है। चलिए तो अपना यहाँ पर अब सेट बी का अपन पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। बिल्कुल मैंने आपसे पहले कहा है शुरुआत में कि ऐसी चीजें बताऊंगा जो 100% श्योर आ रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो चना एकदम राइट रहेगा। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई एकदम राइट रहेगा। सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया? तो 1960 में सीमांत सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में जो लोग हैं 20 करोड़ लोग लगभग, ठीक है, जल की नितांत कमी को झेलेंगे। सिहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो 1956 में। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से अपन देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इतना रहेगा। इसके बाद में ये चौथा, पांचवा और छठा। अब मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का जो कार्य है वो उद्योग कहलाता है। कपास, कपास क्या है? नए युग का प्रतीक है। ठीक है, और जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन केवल कहां पर मिलता है देखने को? तो भारत में ही मिलता है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत में सड़क जाल जो है वो लगभग 56 लाख किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन जो है ना वो देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है भैया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। मैंने कहा ना आप ध्यान से समझो, अच्छे से समझो। सारी चीजें मैंने पहले से भी सोल्व कर रखी है बढ़िया से, ताकि कम समय में जानकारी मिल जाए।
वायु प्रदूषण का जो कारण है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। करेंसी, करेंसी आ जाएगा, देश की सरकार उसे प्रतिगृहित करती है। चाय, चाय का आ जाएगा असम। गैर प्रजातंत्री देश चीन, ठीक है। और नेपोलियन का जो हार है उसका जाएगा 1815, और कांडला का आपके जाएगा गुजरात। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में अपन यहां से बात करते हैं जोड़ी की, तो ये कंप्लीट करेंगे। अब अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। हवाई जहाज, बर्तन और तार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? तो 1928 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक अपेक्षाओं पर। राजधानी जो है बेल्जियम की, वो क्या है? ब्रुसेल्स है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्रत्येक क्षेत्र का है। उद्योग की स्थापना व विस्तार व निवेश की नीति को क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। चलिए यहां से हो गया ये। बेरोजगारी की जो आशंका थी ना, उसके कारण नए प्रौद्योगिकी मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे। गलत भैया, ये जब बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे तो नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। भारतीय संघ की कई इकाइयां को बहुत ही कम अधिकार है। बिल्कुल राइट बात है। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया से सबसे अधिक है। असत्य, ये सत्य सत्य आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। ये हो गया इतना। अब है सही जोड़ी। काली मिट्टी की विशेषताएं आपको बतानी है। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, मृदा अपरदन के कारण बताइए। यहां से क्वेश्चन नंबर ये 7 है आपका, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आधारभूत उद्योग से क्या आशय है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना। आपकी बार 90 पार हमारा मिशन चल रहा है। ये पेपर देख लो पहले, पूरा सॉल्यूशन समझाते फिर आगे ना। उस मिशन में आपको शामिल होना है तो बेटा 6 पेपर करने पड़ेंगे। एक पेपर से कोई काम नहीं चलने वाला है, ठीक है भैया। ये अच्छे से तैयारी कर लो आप। तो ये कोई रियल पेपर नहीं, हाँ, पर इन्हीं में से आपका रियल पेपर बनेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, गुटेनबर्ग है। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये 17 हो गया है। इसके बाद हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 19, 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, 21 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 रहेगा, और 23। तो ये चलिए, तो यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। पहला है काली मिट्टी की विशेषता है। तो देखिए, काली मिट्टी जो होती है ना, वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी, ठीक है। अब ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक भैया। जो अपने इधर बोई जाती है ना। ये अधिकतर इस इलाके में जिसमें कपास की खेती कर सकते हैं ना, जो अपन देखते हैं ना, जो फट जाती है थोड़ी सी, जैसे उसमें अपन पानी गर्मी के मारे जाते हो, दरार बड़ी पड़ जाती है, दरार बड़ी बड़ी इसमें पड़ती है, ठीक है। ये काली मिट्टी है ना, जिसका रंग काला होता है। तो ये बहुत महीन कणों से मिलकर बनी होती है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें 2-3 पानी में बिल्कुल साफ गेहूं पैदा हो जाते हैं। इसके में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये खेती किसके लिए की जाती है? ये यहाँ मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त तो मानी जाती है, बहुत उपयुक्त। बाकी सारी फसल हो जाए, पर कपास लिए बहुत ही बेहतरीन है। पानी गिरने पर यह मिट्टी फूल जाती है। पानी गिरने पर यह मिट्टी क्या हो जाती है? फूल जाती है। और गर्मी ज्यादा पड़ती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें, है ना। चलिए अगला है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य? प्रमुख मृदा अपरदन के कारण बताओ। मृदा अपरदन, देखिए मृदा अपरदन का सबसे बेहतरीन उदाहरण बताऊं मैं आपको, ठीक है। जो मिट्टी कट के बह गई, मतलब जैसे पहाड़ी इलाकों में रहती ना, तो वो मिट्टी जो पानी के साथ बह के जाएगी, उसे कहते हैं अपन मृदा अपरदन। मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। मृदा के कटाव या बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। इसके कारण है वनों का नाश,
ठीक है। अत्यधिक पशुचारण, पहला क्या है, वनों का नाश है, अत्यधिक पशु चारण, तीसरा है पवन अपर्दन, और चौथा जाएगा भारी वर्षा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हेडिंग लिख के आओगे ना, इसमें भी काम चल जाएगा, क्योंकि 2 से 3 नंबर का रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, है ना। चलिए अब अगला देखते हैं, समुच्च जुताई किसे कहते हैं। देखिए समुच्च जुताई क्या है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, ठीक है। देखिए समुच्च जुताई का उदाहरण सबसे पहली चीज ये इस तरह का रहेगा, जिसे कहते हैं समुच्च जुताई। देखिए गौर से देखिए इसको, ये किस तरह से करी, ठीक है। ये समांतर इसको हल चला दे तिरछी तरह, जिसे कहते हैं समुच्च जुताई, इस तरह की खेती, है ना। ठीक है भैया, तो ये क्या है, ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल का जो बहाव है उसकी गति घटती है, इसे ही क्या कहते हैं, समुच्च जुताई कहा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाए चाहिए, 3 कदम है। समुच्च जुताई, जिसका तो मैंने आपको बता ही दिया है, सीढ़ीदार और पट्टीदार, ठीक है। ये 3 खेती करते हैं और उसके द्वारा मृदा अपरदन में रोकथाम के लिए किया जाता है। यहां से हम बात करें तो अगला है आपका, देखिए जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं बताइए। जलोढ़ मिट्टी की विशेषताओं में क्या है कि ये मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। ये मिट्टी क्या है आपकी, सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। नंबर 3 है, इस मिट्टी में पोटाश, चूना, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब अगला जो प्रश्न है ना, वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर। देखिए इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी इमेज देखो, यहाँ पे है पहली इमेज। इसमें व्यक्ति जो कर रहा है ना, वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खेती कर रहा है। और दूसरी इमेज और यहाँ पर देखो, इसमें व्यक्ति है ना पालन पोषण के लिए तो नहीं कर रहा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए अब इतने लाखों की मशीनों के द्वारा काम करा रहा है, यानी कि इसका काम है व्यापार, ठीक है। दोनों इमेज को ध्यान से समझ लो। ये इमेज है आपकी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का, इस तरह की रहेगी, और इसमें आपका मशीनों के द्वारा होगी। अब इसके अंतर को पढ़ोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी। देखो क्या है पहला पॉइंट, वो देखो सबसे पहला कि ये भूमि के छोटे टुकड़ों पे की जाती है, ये भूमि के बड़े टुकड़ों पे की जाएगी, बड़े क्षेत्रों में की जाएगी। इसके लिए उर्वरकों तथा रासायनिक खादों का प्रयोग लगभग ना के बराबर करते, वाला कि करते हैं पर ना के बराबर करेंगे, पर इधर तो कृषि उर्वरक रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे, जान जानता, ठीक है भैया। इस कृषि में फसलों का उत्पादन कम होता है, और इसमें क्योंकि ये मशीनों के द्वारा होगी और टेक्नोलॉजी के द्वारा होगी, नई नई टेक्नोलॉजी, तो इसमें फसल का उत्पादन भी अधिक होगा। समझ में आ रही तो हाँ करो, ठीक है। ये क्या है कि इस कृषि, यहाँ कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर करेंगी, ये भूमि के बड़े क्षेत्रों पर की जाएगी। इसके लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग लगभग ना के बराबर रहेगा, इसमें उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा। इस कृषि में फसलों का उत्पादन कम होता है, इसमें अधिक होता है। यहाँ पर हम बात करें प्रारंभिक कृषि की, तो इसमें पुराने औजारों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जैसे अभी मैंने बताया ही आपको, लकड़ी के हल के द्वारा, इनके द्वारा, और इसमें कृषि यंत्रों के द्वारा खेती की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, परिवार का पालन पोषण करना होता है, और इसका उद्देश्य क्या है, व्यापार करना होता है। तो ये इतने सारे पॉइंट है, जो जमे 3-4 पॉइंट वो कर लेना है ना। यहाँ से अपन स्क्रीनशॉट लो, हो गया इतना। इसके बाद में ये दूसरा हिस्से कर लेना, बढ़िया से कंप्लीट करो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर इसका अथवा है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है। तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मृदा में फसल उगाने से प्राप्त होती है, और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है, जो शहतूत के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, पढ़ोगे जिसमें समझ में आएगा सारी चीजें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है अपना, आधारभूत उद्योग क्या है से क्या से। देखिए आधारभूत का मतलब है कि जो दूसरे उद्योगों के लिए आधार का काम करें, कच्चे माल की तरह काम करेंगे, सीधी सी बात ये है। तो हम कहेंगे कि वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, इनके उत्पादन और अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम में आते हैं। इनके जो उत्पादन है वो नहीं, ठीक है, इनका उत्पादन लिख दो आप, तो इनके क्यों करो, इनका उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम में काम आते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, तांबा, लोहा इस्पात,
तांबा प्रगलन और एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग आदि। आगे की बात करें तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में क्या आएगा? सबसे पहले कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ा देनी चाहिए तथा उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। ठीक है, कारखानों की चिमनियों को ऊंचाई बढ़ा देंगे तो उनसे निकलने वाली जो हानिकारक गैसें रहेगी उनका प्रभाव कम हो जाएगा। दूसरा है, कारखानों में कम से कम प्रदूषण होने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, सौर पैनल हो गया है। इनके द्वारा अपन वायु प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाए जाने चाहिए। चौथा है आपका, औद्योगिक इकाई की स्थापना से पूर्व ही प्रदूषण अनुमान लगाकर उसको नियंत्रित करने के साधन जैसे वनस्पति आवरण आदि कारखाना परिसर में विकसित किया जाना चाहिए। तो ये इतनी चीजें तो आपको कंप्लीट करनी, 3 तो कर लेना, 4 मत करना, भले 3 याद कर लेना है ना। हो गया इतना, यहां से। अब सड़क परिवहन के 2 गुण। आपने देखा होगा कि जो सड़कें हैं, सीधी सी बात, सड़क सड़कों ही पहचानता है, हर एक बच्चे की इमेज में है ना। सड़क जो होती है उबड़ खाबड़ जगहों पर बना सकते हैं, रेल को नहीं बना सकते भाई साहब, रेल के लिए सीधी पटरी चाहिए, है ना। तो सड़कें उबड़ खाबड़ जगहों पर बनाई जा सकती है। सड़कें गांव को शहर से जोड़ती है। छोटी और कम दूरियों के लिए तीव्र गति से परिवहन सड़कों के द्वारा ही होता है। यार हम बात करेंगे कि जरा सी दूर जाना आपको 2-4 किलोमीटर, तो उनके लिए सबसे तेज परिवहन किसके द्वारा होगा? सड़क के द्वारा। अब पता चले रियल में 2-4 किलोमीटर चले तो ऊपर रुके ही नहीं हो जब तक, तो फिर ठीक है। तो यहां से देखो समझ में आगे बात नहीं है। तो छोटी और कम दूरियों के लिए तीव्र गति से परिवहन सड़कों के द्वारा ही संभव। जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, अंडे हो गए, इनको उपभोक्ता तक, भले वो रेल से तो माल आ गया और उनको घर घर तक नहीं रेल जाएगी, बस के द्वारा, कार के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा, ठीक है, भले टेम्पो के द्वारा, भले साइकिल के द्वारा, कैसे जाएगा, ठेले के द्वारा कैसे जाएगा, माथा भर के ले जाए, सड़क पे तो जाए नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा। जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे फल, सब्जी, अंडे आदि को उपभोक्ता तक सड़क मार्ग के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। इसके बाद में अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग व जिला मार्ग में के बारे में बताइए। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका रखरखाव कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है भैया। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। दिल्ली और अमृतसर, ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप, है ना, थोड़ा सा लिख लोगे ना भैया आराम से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जिला मार्ग। जिला मार्ग क्या? जो वे सड़कें जो विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है, जिला मार्ग सड़कें कहलाती। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व का काम किनका? परिषद का रहेगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जो आना ही आना है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, रेल परिवहन जो होता है ना, वो हालांकि सस्ता रहता है, सड़क क्या रहता है? महंगा रहता है, ठीक है, समझना बात को आप, है ना। पर लेकिन छोटी दूरी है और ग्रामीण क्षेत्र से कई की वस्तु ले जानी है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण कौन है? सड़क है या रेल है? आप बताओ। सड़क। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, सीधी सी बात है कि सड़क के द्वारा ये सारी चीजें जाएगी। तो यद्यपि सड़क जो है महंगा तो है थोड़ा सा रेल की अपेक्षा, क्योंकि रेल में थोड़ा सा कम पैसे में ज्यादा दूर तक जाएंगे, लेकिन जो सड़क है इसका बहुत अधिक महत्व है। सड़क परिवहन बड़े बड़े नगरों को एवं औद्योगिक केंद्रों को गांव से जोड़ते। पर्वतीय क्षेत्र, खनिज उत्पादक क्षेत्र जो उबड़ खाबड़ है, इनमें रेल नहीं चलाई जा सकती। इनमें केवल क्या चलेगी भैया? फोग नहीं चलेगा भाई साहब, रेल नहीं चलेगी, सड़क चलेगी, सड़क, ठीक है। तो उबड़ खाबड़ जगहों पर रेल नहीं चलाई जा सकती, अतः वहां सड़कों का ही विकास किया जाता है। सड़क परिवहन रेलों के द्वारा लाए गए सामान को जो नियत स्थान है, या मतलब उपभोक्ता रहता है, कस्टमर है, उस कस्टमर तक पहुंचाती है सड़क। रेल के द्वारा ढोए जाने वाले कच्चे माल को भी, ठीक है, यहाँ पर देख कहां थे अपन, अतः सड़कों के द्वारा विकास किया जाता है। सड़क परिवहन रेलों द्वारा
लाए गए सामान को नियत स्थानों तक पहुंचाया जाता है। और रेल द्वारा ढोए गए माल को भी रेल यार्ड तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? सड़क के द्वारा। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में रेलों की तुलना में सड़कें बहुत अधिक उपयोगी है। अंडा, मांस, दूध, फल, सब्जी आदि सड़क परिवहन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। अब भैया आपको क्या करना है, ये चीजें, ये ना इसमें से थोड़ा जो आपको लगे वो थोड़ा एक दो लाइन छोड़ देना, भले कोई दिक्कत नहीं, आपके स्तर से समझ लिया आपने कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि जो रेल परिवहन है ना वो हालांकि सस्ता होता है, लेकिन जो सड़क परिवहन है वो, ठीक है, सड़क परिवहन जब भी महत्वपूर्ण है, महंगा है जब भी, क्योंकि सड़क का महत्व अधिक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तक सड़कें के द्वारा ही कोई भी वस्तुओं को पहुंचाया जाता है। उबड़ खाबड़ जगहों पर हम रेलों का विकास नहीं कर सकते, वहां पर सड़क ही बनाई जाती है। शीघ्र होने वाली वस्तुएं, खराब होने वाली वस्तुएं, यदि जो वस्तुएं रेल के द्वारा आती है उसको उपभोक्ता तक यानी कस्टमर तक सड़क परिवहन के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। और उत्पादक के घर से यानी किसानों के घर से भी सड़क परिवहन के द्वारा ही उन वस्तुओं को रेल तक पहुंचाया जाता है। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिखा है इसे लिखो, जरूरी नहीं है ना, कोई अपन कलेक्टर नहीं है कि साहब हमें जो बताएंगे वही आंसर सही रहेगा, आपके हिसाब से भी कर सकते हो। भुला दे डर कुछ अलग कर, हे मानव तू स्वयं को जान ले, तू ब्रह्म का ही अंश है। क्या है कि ये मानव तू स्वयं को जान ले, ब्रह्मा का ही अंश है, तू सब कुछ कर सकता है, संभव है, सब कुछ संभव है, असंभव नहीं है कुछ भी ना। तो आप तो इसको करो कंप्लीट, ये इतना हो गया है, उसके बाद में ये यहाँ, ठीक है, नहीं तो पता चले यहाँ भाषण देने के महात्मा जी बना दो, ठीक है, अब ये बननी है महात्मा जी का, महात्मा जी बन जाएंगे फिर बाद में। चलो, व्यापार से क्या आप क्या समझते हैं, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए। तो व्यापार, व्यापार का मतलब है कि राज्यों और देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान जो है वही आपका व्यापार कहलाएगा। यदि ये व्यापार दो देशों के बीच में हुआ तो इसे अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, ठीक है। और स्थानीय व्यापार और स्थानीय व्यापार जो दो राज्यों में, मतलब गांव का गांव में होगा जो स्थानीय व्यापार, और दो देशों में होगा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सीधी सी बात है। तो भाई साहब यहाँ पर स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर है ना। अब भाई साहब स्थानीय में है तो तब तो जो तेरे इधर जो नोट चलेंगे वही देंगे। अंतर्राष्ट्रीय भैया वो हमारे इधर का नोट अलग है, हम डॉलर वाले हैं भाई साहब, वो करेंसी ठीक है अलग है तुम्हारी रुपये वाली, तो समझ रहे बात को। तो यहाँ पर क्या है, एक ही मुद्रा प्रणाली का चलन होता है स्थानीय व्यापार, लेकिन इसमें अलग अलग मुद्राओं का चलन होता है। वो सामने वाला डॉलर में देगा, फिर पर उसे बैंक में कन्वर्ट करा के ना पैसे लेगा, ठीक है भैया। चलिए, तो इतना क्या है इसका, यहाँ एक ही मुद्रा प्रणाली चलन में होती है, इधर अलग अलग मुद्राएं होती है। श्रम और पूंजी में गतिशीलता पाई जाती है और इसमें गतिशीलता का अभाव होता है, थोड़ा समय लेता है व्यापार करने में इसमें। और ये क्या उसे थोड़ा सा तुरंत हो जाता है, तो ये लाख 2 लाख तक का रहता है, ये करोड़ों वाली चीजें अंतर्राष्ट्रीय तो थोड़ा समय लगेगा, है ना। यहाँ देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के बीच में होता है और ये विभिन्न राष्ट्रों के बीच में किए जाने वाला व्यापार होता है। इसमें सरकार को किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़ता और इसमें सरकार को क्या करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। आगे देखिए, कार्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले का प्रभाव लिखिए। देखिए, चलिए अब अगला प्रश्न है, कार्न लॉ को समाप्त करने के लिए के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले का प्रभाव। अच्छा, पहले तो आपको कार्न लॉ समझना पड़ेगा क्या है। देखिए, कॉर्न मतलब होता है मक्का और लॉ मतलब कानून। तो मक्का के लिए कानून बनाया था जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं, जिनके पास हजार एकड़ जमीन थी, 200 400 एकड़ जमीन थी, उन्होंने सबने सरकार पर दबाव डाला कि भाई साहब वो बाहर से मक्का नहीं आई। अब दबाव डाला तो सरकार, ब्रिटिश सरकार को भी मानना पड़ा, क्योंकि भाई साहब बड़े बड़े लोग होते, ठीक है। तो उनका दबाव के कारण एक कानून लाया कि बाहर से कोई भी मक्का के आए तो रोक लगाई जाएगी, मतलब बाहर से मक्का नहीं आई। तो उसको जब लगा दी रोक, तो उसका प्रभाव क्या क्या हुआ वही बता रहे। देखिए, 18वीं शताब्दी सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। अब नतीजा ये हुआ कि देश में भोजन की मांग भी बढ़ी साहब, जैसे जैसे शहर फैले गए उद्योग भी बढ़ते चले गए, कृषि उत्पादकों की मांग भी बढ़ी। क्या बोल रहा है कि 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ी, तो जब जनता ज्यादा बढ़ेगी तो भाई साहब भोजन की मांग भी बढ़ी। अब जैसे जैसे शहर फैले वैसे वैसे उद्योग भी बढ़े, कृषि उत्पादकों की मांग बढ़ने लगी, कृषि उत्पादक महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में
सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया था उसे कॉर्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपति और शहरी बंदिशों में सरकार को मजबूर कर दिया था कि वह कॉर्न लॉ फौरन समाप्त कर दे। समझ में आया आपको कि बड़े बड़े भूस्वामियों के दबाव से सरकार के मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा था, पर जिन कानूनों के सहारे ये प्रतिबंध लगाया था उसे कॉर्न लॉ कहा जाता था। अब ये खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊंची बढ़ी तो उद्योगपति और शहरियों की बंदिशों ने सरकार को फिर से मजबूर कर दिया कि साहब तुम तो कॉर्न लॉ हटाओ। तो ये कॉर्न लॉ के बारे में प्रभाव था। यहाँ से इतना सा हो गया, इतना इसके बाद में ये हो गया। चलिए अब आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव लिखिए। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात और निर्यात पर घटकर लगभग आधा से ज्यादा रह गया। तो ये थोड़ा सा पढ़ोगे ना कि शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों को थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा ना बेटा। पूरा वीडियो इतना लंबा कब तक अपन बढ़ाते रहेंगे आगे तक, तो है ना, थोड़ा सा आप सॉल्यूशन ले लो और थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? ठीक है, तो क्यों बढ़ा? तो पहले विश्व युद्ध के तक औद्योगिक विकास धीमा रहा और युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे थे, मतलब एक शिफ्ट में चलते थे वो, फिर दो तीन दिन। बहुत सारे मजदूरों को तो काम पर रखा गया था, बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और प्रत्येक को पहले से भी ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया, नए कारखाने लगाए गए। अगला है ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया इतना। इसके बाद में ये औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है? जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों से। ठीक है, अगला है मुद्रण संस्कृति। ठीक है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्यों मदद की? ये आपका यहां से आप क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करिएगा। कंपोजिटर और गैली क्या है? ये तो सिंपल है ना, इनको आप स्वयं कर सकते हो। ये बुक गुटका से क्या आशय है? ये 18वीं और 19वीं सदी में तोपखाने में नई तकनीकों के आने से क्या प्रभाव पड़ा? निरंतर सुधार आए। ठीक है, एक साथ 6 रंग की मशीनों मुमकिन थी। सदी के अंत में ऑफसेट प्रेस आ गया था जिससे एक साथ, ये थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, मैं तो समय बर्बाद करूंगा आपका और याद कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ से देख लीजिए ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त करें, इसलिए थोड़ा समय बचा रहे हैं ना, आप कर सकते हैं। देखिए अब प्राथमिक क्षेत्र की दो विशेषता है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है वास्तव में, आप खुद ही बता दो। प्राथमिक क्षेत्र के आपका खेती-बाड़ी संबंधित काम है ना, प्राकृतिक संसाधनों पर जो निर्भर करेगा वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। तो यहाँ कृषि क्षेत्र होता है, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। ये अल्प शिक्षित लोग भी इसे कर सकते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं खेती में। साहब एक पथे बना ली कि अनपढ़ लोग ही करेंगे, अरे पढ़े लिखे भी बेरोजगार भी कर रहे हैं आप, है ना। यहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 17, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा? ठीक है, इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 18 है, यहां से देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 एक एक बार पढ़ोगे जिसमें हो जाएगा कंप्लीट। अभी जो बड़े बड़े 4 नंबर का आएंगे वो तो उनको मैं समझा दूंगा। ये आपकी संगठित शासन व्यवस्था है किस प्रकार से गठित होती है, ये यहाँ से सोल्यूशन इतना हो गया इसका। और कर भी सकते हैं बच्चे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सोशल साइंस में बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। हो गया इतना। एकात्मक शासन के दोष, ये 2 दोष हो गए। तीन दोष हो गए पूरे ना। विकास में ऋण की भूमिका, ये क्वेश्चन नंबर 20 है।
क्या कारण है? कोई बैंक कुछ कर्जदारों को बैंक तैयार नहीं होती कर्जा देने के लिए, तो 3 पॉइंट का लेना ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है इसमें, है ना। ठीक है भैया, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये आपका केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं? साहूकारी व्यवस्था के दोषों को समझाइए। हो गया इतना 3 तक। ये यहां से इसके बाद में है जलियांवाला हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है आपको। यहाँ तक हो गया, देख लीजिएगा चेतावनी। ये दो हिस्से में दूंगा मैं स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं। इतना हो गया। इसके बाद ये यहाँ से असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लेना है आपको। उसके बाद तीसरा चौथा है किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? अपने विचारों के समर्थन में निरंतर जनमत बनाना, पहचान है तो एक चुनाव चिन्ह होना, निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होना, एक विधान द्वारा संगठित और संचालित होना, एक उद्देश्य निर्वाचन में विजय प्राप्त करना। हो गया इतना। चलिए तो अपन है ना अब सेट सी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। मैं तो सीरियल बाय सीरियल आपको पेपर प्रोवाइड कराते जा रहा हूं, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करते जाना है। तो बस 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक जो बीमारी है वो कहां फैली थी? अफ्रीका में फैली थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में की थी। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? सरकार का जो रूप है वो है लोकतंत्र का। भूदान आंदोलन किसने चलाया? भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे जी ने। 2019 की महिला सांसदों की संख्या कितने फीसदी थी? तो 2019 के लोकतंत्र की जो थी वो यहाँ उसमें हमारी महिलाओं की संख्या थी 14.36%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1995। यहां से आप देख सकते हैं ये, है ना। चलिए इसके बाद में ये यहां से हो गया। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में हुआ। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव ब्रिटिश भाषा के आधार पर होता है। ठीक है, किया जाता तो भाषा के आधार पर किया जाता है ना। औसत आय को हम क्या कहते हैं बेटा? औसत आय को अपन प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला क्या है अपना कि भारत में औसतन एक स्त्री जो होती है ना वो पुरुष की तुलना में 1 घंटे ज्यादा काम करेगी। ये करती। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। यहां से अपन बढ़िया से इसको देख सकते हैं। यहां से देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया है। इसके बाद में है आपकी जोड़ी। जोड़ी को ध्यान से समझेंगे तो पहला क्या है अपना? हिंदू स्वराज्य। हिंदू स्वराज्य का जाएगा महात्मा गांधी। सीमेंट का कारखाना द्वितीय क्षेत्र। प्रयागराज का जाएगा आपका 1929। महामंदी या कार्नला। मक्का के आयात पर जो प्रतिबंध है वो 1931 आ जाएगा। दूसरा मेलगोज सम्मेलन इसका आ जाएगा आपका 1931 आ जाएगा। ठीक है, तो हो चुका है ना। चलिए यहां से अपन तो बढ़िया से करना है ना, बढ़िया से। हमारा उद्देश्य यही कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, है ना। ये पेपर कर लो, उसके अलावा अलग भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि। जे.एन. टाटा ने भारत का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, कोई एक बिंदु लिखो। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना। साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? 73%।
भारत में सहकारी बैंकों की रचना किस प्रकार की है? त्रिस्तरीय, और ये 1953 आ जाएगा। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं, और यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सत्य सत्य है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्रक होता है, बिल्कुल राइट बात है। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती है, असत्य है। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल ये सत्य बात है। सत्य सत्य आप कर सकते हैं कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन देखते हैं सॉल्यूशन अच्छे से। ये यहां से हो गया, पहले तो आप पेपर देखो, सबसे पहले तो क्या देखना पड़ा? पेपर, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, इसलिए सबसे पहले तो पेपर देखो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे ना, बढ़िया से। भूमि निम्नीकरण क्या है? मृदा परिच्छेदिका का क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? गहन कृषि की विशेषता है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। सड़क परिवहन की विशेषताएं आपको बतानी है। पाइपलाइन के महत्व बताने हैं। भारत में पर्यटन के लाभ बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 देख लीजिएगा। आयात शुल्क हो गया है। ये सारा सॉल्यूशन अपना भी देखने वाले हैं ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये 17 हो गया। इसके बाद वन और वन्य जीव संसाधन में किस प्रकार वितरण कीजिएगा। एकात्मक शासन के दोष बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ये इसका तो ये क्वेश्चन नंबर 21, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन। बहुजन समाज पार्टी के सार्वभौम विचार व संगठन का वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 22 का तो और ये 23। ठीक है, चलिए तो ये सेट आपका सी है। चलिए अब कॉपी को रखते हैं साइड में और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है? यहाँ पर संसाधन से क्या से है, इनके जीवन का, इनके हमारे जीवन पर क्या महत्व है। देखिए संसाधन का मतलब क्या है? पर्यावरण में वे सारी की सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा, जो मतलब क्या करेगी? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, तथा जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पड़ता है, वो कहलाते हैं संसाधन। इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है? आज संसाधन हमारी प्रगति के सूचक बन गए हैं। संसाधन मानव जीवन को सुखद व सरल बनाते हैं। संसाधन के कारण मानव ने अपनी बुद्धि और कौशल को बढ़ाया है। ठीक हो गया इतना? क्या बोला है मैंने कि संसाधन क्या है वास्तव में? कि वे सारी की सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। ये पेन, ठीक है, ये कागज, ये मोबाइल, सब कुछ ये क्या है? आपके संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। और जल संसाधन, वायु संसाधन, ये सब जानते हैं। अब महत्व तो क्या है? ये हमारी प्रगति का सूचक है। सरल और सुखद बना दिया इन्होंने हमारे जीवन को। ठीक है, यहां से अपन देख सकते हैं। चलिए ज्यादा कठिन नहीं है। बांगर क्या है? पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? अपन बांगर कहते हैं। यहां नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है, पुरानी मृदा है, तो नाम क्या है? बांगर। नाम में लग रहा है कि पुराना नाम होगा, बांगर खांगर डांगर। ठीक है, तो ये क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहेंगे अपन बांगर। यहाँ नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है। यहाँ स्लेटी रंग की चिकनी मृदा है। चलिए अगला देखते हैं, भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि के उपजाऊपन में कमी आना, अर्थात प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से भूमि की गुणवत्ता में कमी आए तो इसे हम कहते हैं भूमि निम्नीकरण। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? मृदा में क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट को अपन मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। कि मृदा में क्रमिक क्षैतिज परतों और विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट, ऊर्ध्व का मतलब होता है हिस्सा, खड़े काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। सिंपल परिभाषा लिखा दी मैंने यहाँ पर। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? देखिए प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यहाँ कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का अपन उदाहरण देखें ना, तो ये इसका उदाहरण है। यहाँ से ये चित्र में जो दिख रहा है ना, और ये भारत के कई भागों में अभी भी कर रहे हैं।
अपन ही कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं ना। तो मेरे खानदान में पैदा हो तो होके तो नहीं आए अपन भी गरीब खानदान के ही है। ठीक है, तो ये हाँ कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। यहाँ कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई के करने वाली छड़ी तथा परिवार या समुदाय की मदद से की जाती है। गहन जीविका कृषि की विशेषताएं बतानी है। इस खेती में देखिए, गहन जीविका कृषि खेती क्या है, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में करना, जिसे मतलब हमारे लिए तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि गेहूं एमपी वालों के लिए, और वही चीज यदि पंजाब वाले करेंगे गेहूं पैदा, तो वो कहलाएंगे गहन जीविका कृषि, क्योंकि उनको थोड़ी ज्यादा पैदावार होगी, धंधा ज्यादा होगा, बिजनेस ज्यादा होगा, टर्नओवर ज्यादा होगा, सीधी सी बात। तो इस खेती में वर्ष में एक से अधिक खेती की जाती है। अच्छे बीजों का उपयोग करके अधिक उत्पादन के लिया जाता है। इसमें कम भूमि पर अधिक मुनाफा होता है। कृषि में यंत्रों का प्रयोग से कृषि से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से निपटाया जाता है। अगला है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर। देखिए, सार्वजनिक का मतलब क्या है, जो ठीक है, जो सरकार के स्वामित्व में हो, ठीक है, वो जो सार्वजनिक उद्योग का स्वामित्व सरकार या सरकार के किसी संगठन के पास होता है। निजी का क्या है, निजी उद्योग का स्वामित्व व्यक्ति विशेष, कुछ व्यक्तियों या कंपनियों का इस पर अधिकार। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कठिन नहीं है ज्यादा, ये हो गया इतना, क्योंकि लंबा होगा बहुत वीडियो, तो मैं समझाऊंगा पूरी तरह, और इतना अपने पास टाइम नहीं बचा है ना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो, बहुत सारे बच्चों को आता भी पहले से, ऐसा नहीं। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, ये देखिए हो गया। सड़क परिवहन की विशेषताएं क्या है, सड़कें उबड़ खाबड़ जगहों पर बनाई जाती है, सड़कें गांव को शहर से जोड़ती है, छोटी और कम दूरियों के लिए तीव्र गति का से परिवहन किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन का महत्व बताइए। यहाँ जल और थल दोनों में बिछाई जाएगी। यहाँ सबसे सुरक्षित और सुनिश्चित आपूर्ति का महत्वपूर्ण साधन। चलिए, अब अगला प्रश्न है, भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ बताइए। देखिए, पर्यटन उद्योग जो है ना, यानी कि बाहर से जो घूमने आ रहे हैं उनके लिए जो ठीक है पर्यटन क्षेत्र है, उनसे जो सरकार को आमदनी होती है उसे अपन कहेंगे पर्यटन उद्योग के द्वारा लाभ आएंगे। ठीक है, इससे हमें बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, पहली चीज। पर्यटन उद्योग से भारत में लगभग 39 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है, 2019 की रिपोर्ट है ये ना। पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता प्रभावित करता है, यहाँ विदेशियों को देश की ओर आकर्षित करता है, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। ये हो गया आपका पर्यटन उद्योग के लाभ। ठीक है भैया, बहुत ही सिंपल है, और मैं कम से कम समय में आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। हमारे जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके पास समय कम है, और समय कम है तो स्वाभाविक बात है, पढ़ना जानता है ना, पढ़ना जानता है तो इसलिए स्मार्ट वर्क करो। पहले में जो 6 पेपर देना बेटा उसको सबको करो, कोई रियल पेपर नहीं है, नहीं तो आप रियल पेपर के भरोसे बैठ जाओ। बहुत सारे बच्चे जो है ना, मत का मेरे जो रहता ना, उनको रियल पेपर ही चाहिए, तो रियल पेपर नहीं मिलेगा कहीं भी, है ना। आप तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इनको पढ़ो, 6 पेपर वो कर लो, हाँ 100% गारंटी इसी में से पूरा रियल पेपर आ जाएगा, सेम टू सेम छपकर, क्योंकि पूरा रिसर्च के बाद बनाया है यार, है ना। हर साल अपन तो है ना, ऐसा नहीं है एक बार, ये हर साल बच्चे परसेंटेज बनाते हैं इसी, है ना। तो ये रेल परिवहन की हानि, बिना टिकट यात्रा, तो बिना टिकट यात्रा करने से भारतीय रेलवे को प्रतिवर्ष 5 करोड़ से भी अधिक की हानि होती है। रेल दुर्घटनाएं के फलस्वरूप मानव जीवन संकट में पड़ जाता है तथा रेलवे की संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो और भी अपन हानि 2-4 और हानि कर लेना आप, ठीक है। समझ में गया, बिना टिकट की यात्रा हो गई है, रेल दुर्घटनाएं हो गई है, ठीक है, चोरी जैसी घटनाएं ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। ये सामान की प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो केंद्रीय शक्ति थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की केंद्रीय शक्तियां थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियां कौन कौन सी थी। एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से
नाज़ी जर्मनी और इटली थी। पहली क्या थी जिसमें नाज़ी जर्मनी हो गई है, जापान और इटली थी। दूसरी खेमा मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। आयात शुल्क से क्या आशय है? देखिए यहाँ किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीजों पर वसूल किए जाने वाला शुल्क है। यहाँ कर या शुल्क उस जगह से लिया जाता है जहां से वहां वस्तु देश में आती है, अर्थात सीमा पर या हवाई अड्डे पर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ पर देखिए 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण के लिए गतिविधियां तेजी से बढ़ी, लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेल लाइनों का विस्तार किया गया। ठीक है, ये सारे काम किए गए है ना। 1840 के दशक के बाद शहरों के निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी थी। ठीक है भैया, तो ये आप बढ़िया से सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ से आपका जी जी भैया कौन थे? जमशेदजी जी भैया। बढ़िया से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, आराम से करो कंप्लीट, है ना। समय कम है वरना मैं एक एक चीज आपको बारीकी से समझाता भी सी। ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दूं ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपका जाएगा मुद्रण संस्कृति के दो परिणाम लिखिए। हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस पर टिप्पणी लिखिएगा। अल्प बेरोजगारी क्या है? किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन होना ही क्या कहलाता है? अल्प बेरोजगारी कहलाएगा। अंतिम उत्पादन, सिंपल सी बात है। हो गया। कंटेनर क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है बताइए? वस्तुओं के कंटेनरों में रखा जाता है जिससे इन्हें जहाजों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रक पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों में पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई, परिणाम स्वरूप वायु मार्ग अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ से वैश्वीकरण से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं बताइए। सभी लोगों को लाभ नहीं, ठीक है। श्रमिकों के जीवन पर संकट ना, और क्षेत्रीय असमानताएं। तो थोड़ा अंदर पढ़ो जिसमें समझ में आ जाएगा। हो गया इतनी चीजें। क्वेश्चन नंबर 18 है वन और वन्य जीव। वन और वन्य जीव है ना। हाँ, वन जीव संसाधनों, ठीक है, का वितरण पर लेख लिखना है और प्रकार बताने। तो ये वितरण तो हो गया इतना। उसके बाद में इनका प्रकार, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये हो गया यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन। ये हो गया इतना। औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण में अंतर में यह कारण है कि कुछ बैंक कर्जदारों को ही कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। साइमन कमीशन पर टिप्पणी।
बहुजन समाज पार्टी के सार्वभौम विचारों और संगठन पर का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका देख लीजिए सेट ए का पूरा सॉल्यूशन अपन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है, ठीक है। आप तो चिंता मत करो, इसमें से पूरा फंसने वाला है ना। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? तो मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई एकदम इसका राइट आंसर रहने वाला है ना। 1804 की जो एक नागरिक संहिता हुई थी, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शांति से करो, धीर से पढ़ो, ताकि आधी ज्यादा चीज याद भी हो। ठीक है, भारत में साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया गया, क्यों किया गया था? देखिए, साइमन कमीशन का एक टीम गठित की गई थी, उसमें जो सरकार के द्वारा किए गए काम हैं उनको उन कमेटियों के द्वारा बताया जाना था। तो उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे, अंग्रेज थे। अब जब सारे अंग्रेज थे तो क्यों अपने सपोर्ट में बोलते थे कि भैया यहाँ काम नहीं हुआ, वो तो उनकी सरकार तरफ ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ग्रामीण स्थानीय कमेटी को क्या कहा जाता है? जो ग्रामीण स्थानीय सरकार होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन नगर कमेटी। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ना। हाँ, सही है। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहां से आगे बढ़ते हैं, और ये तीसरा क्वेश्चन रहेगा उनके लिए सही विकल्प का। चौथा, पांचवा और छठा हो गया इतना। अब अगला देखते हैं, तो यहां पर देख लीजिए, विनिर्माण उद्योग को सामान्यतः, जो भी विनिर्माण उद्योग है उनको हम सामान्यतः, ठीक है, आर्थिक विकास की रीढ़ समझते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी जो थी मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी, ये मध्य चलाई गई 1919 मार्च 1919 में एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो वो समिति अब की थी खिलाफत समिति। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। ठीक है भैया, इसके बाद में हम बात करें आगे की, तो अलोकतांत्रिक सरकारों में जो होती है ना, पारदर्शिता नहीं होती। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये यहां से जो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे रिक्त स्थान है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। सूती कपड़ा मिल डिचर्ड आर्कराइड आ जाएगा। बेल्जियम की जो भाषा है महिला साक्षरता दर का आपका आ जाएगा यहां से 54%। सरकार का जो बेहतर रूप है वो लोकतांत्रिक सरकारों का बेहतर रूप। ठीक है, और 2011 में भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी 73%। ये यहां से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अब है एक वाक्य में उत्तर। देखिए, सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब आने वाले हैं ये प्रश्न अधिकतर, है ना। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। तो हुआ था अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का। और तृतीय क्षेत्र में आते ही सेवा क्षेत्र करने वाले। ठीक है, जैसे अस्पताल हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये सब किस चीज में आएंगे? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। बैंक जो है जमा राशि के एक बड़े भाग का को किसके लिए इस्तेमाल करती है? तो देखिए, जो भी अपन पैसे देते हैं ना बैंक में, तो बैंक के पास कैसे पैसा आएगा? वो लोन देगी, ऋण देगी, सीधी सी बात है। फिर यार ज्यादा उस पर लेगी, अपन जो जमा कराएंगे उस पर कम परसेंट में मिलेगा, और उधर से ज्यादा परसेंट मिलेगा। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? 2 करोड़। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। 2016
में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश बना था। बिल्कुल यह सत्य सत्य तो आप कर सकते हैं ना। सार्वजनिक क्षेत्र जो है ना रिलायंस इसको नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो निजी है। 1805 में फ्रांसी की क्रांति हुई थी, असत्य बात है। जी आपका चौथा है, जनगणना के में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिकों को धर्मों को भी दर्ज किया जाता है। लोकतंत्र जो है ना एक तरह का गलतियों का पुतला ही है। अब ये कह रहा है कि गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, तो भाई सब गलत बात है। और औद्योगिक क्षेत्र जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र आपके जो है वो ठीक है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से देखेंगे। ये जहां पर क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। अब इसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले हमने ना पहले पेपर का स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूं ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो 100% आने वाले हैं। यहां से देख सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, क्वेश्चन 11 है, 12, 13, 14, ये क्वेश्चन नंबर आपको 15, 16, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 हो गया। 18 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19, ये 20, क्वेश्चन नंबर 21, इस तरह का रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और ये अंतिम 23। मानचित्र ही रहता है 23वें क्वेश्चन में, तो है ना। अब चलिए इसको पेपर को अपन रखते हैं साइड में, क्यों? क्योंकि अपन है ना अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका, है ना भैया। चलिए तो इसको रख लेते हैं साइड में यहाँ पर। अब देखिए ये सेट ए जो आपको बता दिया है ना उसका सॉल्यूशन है। देखिए प्रश्नों को देखेंगे यहां से। भारत में जो पाए जाने वाली मिट्टी है वो कौन कौन सी है, नाम बताना है। देखिए जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है जिसे अपन रेगर मिट्टी के भी नाम से भी जानते हैं, कपास युक्त मृदा मिट्टी भी कहते हैं, है ना। और लाल मिट्टी, लेटेराइट, पर्वतीय और मरुस्थलीय मिट्टी। इतना करना है, हो गया। बांगर और खादर मृदाओं के बीच में अंतर आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। बांगर जो अपन कहेंगे, बांगर बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ है। दोनों ही क्या है, जलोढ़ मिट्टी ही है। दोनों क्या है, अपनी जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी में ये जो बांगर है ना, आपने सुना होगा एक सीमेंट में भी बोलता है बांगर, ठीक है, सीमेंट है ना भैया। तो बांगर का मतलब होता है पुरानी, है ना। तो पुरानी जलोढ़ इसको कहते हैं और नवीन जलोढ़ किसे कहते हैं अपन, खादर को। समझ में आ रही बात नहीं? अब ये जो पुरानी है तो इसके मिट्टी के कण मोटे होते हैं और इसके कण थोड़े पतले होते हैं। शब्दों को ध्यान में रखना, आप तो सारी चीजें समझ में आएगी। क्या बोला है मैंने कि बांगर जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें मिट्टी के कण जो होते हैं वो मोटे होते हैं और इसमें छोटे होते हैं, महीन होते हैं। अब सीधी सी बात है, पुरानी जो है ना वो थोड़ी सी कम उपजाऊ रहेगी, है ना। तो पुराना जो माल हो वो थोड़ा सा घिसता जाता, नया नया रहता तो थोड़ा दम टेकता है। ये कम उपजाऊ होता है, ये अधिक उपजाऊ होता है। ये थोड़ी सी ऊंचाई पर है। अब ये नई नई बनी तो ये नई किसके कारण बनी, बाढ़ के कारण बनी, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का परिवर्तन हुआ, बहती हुई गई, उसके कारण बनी। तो ये संपूर्ण मैदान क्या है इसका, बाढ़ का मैदान है। तो देखिए सिंपल सी बात कहूं मैं, एक ही शब्दों में आप समझो, बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मृदा कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर। इसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं। ये कम उपजाऊ होती है, ये अधिक उपजाऊ होती है। ऊंचाई के कारण यहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता और ये संपूर्ण बाढ़ का मैदान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना वो है आपका जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर। यदि ये प्रश्न आपसे घुमा भी दे और पूछ ले कि जलोढ़ मिट्टी की विशेषता बताओ और काली मिट्टी की विशेषता बताओ, तो दो ही ये है, देखो गौर से। इस मिट्टी का जो रंग होता है ना वो हल्का भूरा होता है। काली का नाम क्या है, काली, तो भैया काले ही रहेगा, तो सफेद तो नहीं हो जाएगा, है ना। तो जलोढ़ मिट्टी का जो रंग होता है ना वो तो हल्का भूरा रहता है और काली मिट्टी का जो रंग है वो आपका काला होता है।
यहाँ देश की भूमि के 40% भाग पर फैली हुई, कितनी 40। और सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होती है ना वो जलोढ़ मिट्टी ही होती है। ठीक है, तो यहाँ देश की भूमि के 40% भाग तक फैली हुई है और ये 18.5 भाग में फैली हुई। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और काली मिट्टी का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा के कारण हुआ है। सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है, 3 नंबर तक ज्यादा आएगा, ये बढ़िया से कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या है, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। देखिए संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करना। क्या होता है संरक्षण का मतलब, सुरक्षा करना। सीधी सी बात है कि मिट्टी का अपरदन हो रहा है, अब किसे सुरक्षा करोगे, लट तो कोई नहीं मार रहा है इसे, ठीक है, नुकसान हो रहा है, मिट्टी को काट रही है, बह रही है, तो मिट्टी के कटाव बहाव को रोकना ही क्या कहलाता है, अपना मृदा संरक्षण कहलाता है। या फिर अपन सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मृदा के अपरदन या क्षय को रोकना ही क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गन्ना जो है वो नगद दाम की फसल है, क्यों। चलिए इसको समझाते हैं, आने वाला ही ये तो है ना। चलिए तो देखिए मैं बात करूं गन्ने की, ठीक है, ध्यान से याद रखना। मैंने बात करी गन्ना, यहाँ पर शब्द लिखा। अब गन्ना जैसे इसका उत्पादन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये चीनी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए, सीधी सी बात है। और चीनी जो है ना वो भाई साहब सामने वाला किस लिए बनाएगा, वो आप ध्यान करो, वो व्यापार करने के लिए बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यही बनी आपकी कि गन्ना जो है ना वो क्या बन गई है आपकी, एक व्यापारिक फसल बन गई है। ध्यान से समझो, देखो जिसको अच्छे नंबर पर लाना है ना उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या फसल है, कौन सी, गन्ना हमारी एक व्यापारिक फसल है। दूसरी बात हम यदि कहे तो गन्ना जो है ना वो चीनी बनाने में प्रयोग होता है। किसके बनाने में, चीनी बनाई जाती है इससे। ठीक है भैया, चीनी बनाने में प्रयुक्त होता है। तीसरी बात अपन करें तो भैया यानी कि फ्री में दे दो क्या गन्ने को, चीनी बनेगी तो। ठीक है, तो गन्ने से चीनी का उपयोग तो हुआ और हम कहेंगे कि ये मुद्रादायिनी फसल भी बन गई है, क्योंकि चीनी उद्योग में गन्ना उपयोग हो रहा है तो वो क्या कह रहे हैं, नगद पैसा मिल रहा है, तो अपन इसे कह सकते हैं मुद्रादायिनी फसल। क्या कहते हैं अपन, मुद्रादायिनी फसल, जो अपने पैसे को अपने को पैसे प्रदान कराती है। तो 3 चीज शब्द पकड़ लो, बस याद रह जाएगा कि गन्ना क्या है, आपकी व्यापारिक फसल है, इसका उपयोग अपन किस में करते हैं, चीनी बनाने में करते हैं, और ये चीनी उद्योग में प्रयोग होने के कारण ये अब एक महत्वपूर्ण मुद्रा दायिनी कृषि उपज बन गई है। तो ये सिंपल है, अतः स्पष्ट कह सकते हैं अपन कि गन्ना जो नगद दाम की फसल है। यहाँ से बढ़िया से इस तरीके से लिखोगे है ना बेटा, आप तो इन इसको फॉलो करिए बिल्कुल, इन बच्चों की तरह आप भी टॉपर बनोगे, घबराओ मत। ठीक है, मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे नंबर दिलाने की, जितनी चीजें बता रहा हूं ना उतने कंप्लीट करने पड़ेंगे, बस सीधी सी बात है ना भैया। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, और छोटा छोटा कर दूं ताकि ये पूरा स्क्रीनशॉट आपका कवर हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रबी और खरीफ की जो फसल है उसमें अंतर है। ठीक है, अब ये कभी कभी इसको ऐसे पूछ लेता है कि खरीफ की फसल ऋतुओं की विशेषताएं बताओ, तो ये जो अंतर वाली लाइन है इनकी विशेषताएं इधर की लिख देना। इधर की रबी की विशेषताएं पूछे ना रबी की फसल की, तो यहाँ पर ये इसकी आ जाएगी। चलिए अंतर को समझाता हूँ ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल। तो देखिए मैंने एक तरफ लिख लिया खरीफ और दूसरी तरफ लिख लिया रबी। यदि देखिए अब ध्यान से देखना, एक ही चीज को ध्यान में दिमाग में बैठा लो और उसको भी मैं ट्रिक के माध्यम से बैठा दूंगा, नहीं बैठेगा तो देखिए खरीफ यानी कि क्या हो जाएगा, सोयाबीन अपन बोते हैं, वो खरीफ की फसल है। रबी, रबी की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका गेहूं, बस इन शब्दों को ध्यान रखो। अच्छा, दो रबी में कितने हैं आपके, गेहूं, गाम और हा दो यहाँ पे भी चना, ये दोनों चीजें कब हो जाती है आपके। ठीक है, वो चीज दिमाग में बैठा लो और पूरा अंतर आपके सामने समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन सोयाबीन की बात करें ना, खरीफ की फसल की बात करें तो कब बोते हैं भैया, वर्षा ऋतु में बोते हैं। बोते यानी बोते, बोल तो जल्दी से बोलो। ठीक है, कब बोते हैं, वर्षा ऋतु के आगमन पर इसको बोया जाता है। इसको भैया ठंड में, और ठंड को अपन कहते हैं शरद ऋतु।
ठीक है, क्या कहते हैं ठंड को? शरद ऋतु कहते हैं। तो खरीफ की जो फसल है वो कब बोई जाती है? सोयाबीन की तो बोती है, तो उदाहरण दिया आपने को, सब दिन का यूज करना है ना। खरीफ की फसल यहाँ वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाएगी और ये शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाएगी। दूसरे पॉइंट की यदि मैं बात करूं, आपसे ही पूछ रहा हूं और आप जवाब देते जाना। ये फसल जो होती है ये पकती है तो इनको पकने में कम समय लगता है कि ज्यादा लगता है? तो आप बोलोगे कि पकने में तो हम भैया सोयाबीन बहुत जल्दी पक जाता है, 45 दिनों वाले भी आ गए, 75 दिन के देख लिए हमने, तो पकने में कम समय लगता है। और इधर क्या होगा भैया? अधिक समय लगेगा, सीधी सी बात है। तो खरीफ की जो फसल है इन फसलों को पकने में कम समय लगता है, इनको पकने में अधिक समय लगता है। दो चीजें क्लियर भैया। पहला बताया अपन ने कि वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाएगी, शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाएगी। इनको पकने में कम समय लगेगा तो इनको पकने में अधिक समय लगेगा। तीसरे पॉइंट की और आगे बढ़ते हैं। अब जब पकने में कम समय है तो भाई साहब पैदा क्या फिर वहां 50-30 कुंटल एवरेज दे देगा क्या? नहीं देगा, 5-10-12 इतना तक। पर गेहूं 25 से 30 तक, कहीं कहीं 35 तक भी निकल जाता है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि इनका उत्पादन, पूरा नोट्स भी दूंगा मैं, याद कराने का प्रयास कर रहा हूं। उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर 2.5 एकड़ का शायद 1 हेक्टेयर होता है, हमारे इधर तो एकड़ चलता है। हाँ, 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। तो इनका उत्पादन जो होता है ना प्रति हेक्टेयर कम होता है। जब कम समय है तो भाई साहब जो चीज लंबे समय तक रहेगी उसका उत्पादन अधिक होगा। बोलो कि इन फसलों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम होता है और इन फसलों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर अधिक होता है। चौथे बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो खरीफ की जो फसल है ना आपकी, कब काटी जाती है? तो बोई तो दिया आपने वर्षा में, काटोगे कब? सितंबर से अक्टूबर में। ठीक है भैया। पर अब इनको कब काटोगे दादा? गर्मी की छुट्टी में। तो गर्मी की छुट्टी कब लगती? मार्च में। ठीक है, तो इनको ये फसलें मार्च से अप्रैल में काटी जाती हैं। समझ में आ रहा भैया? उदाहरण लिख दो, बट पांचवा कोई सा भी, पांचवा उदाहरण लिख दो। कौन सा पांचवा लिखोगे? कि उदाहरण के लिए अपन सोयाबीन लिख ही दिया मैंने वहां पे, धान लिख दो, सोयाबीन लिख दो, और इधर आपका लिख दो गेहूं, चना। समझ में आया क्या बोला है मैंने आपको? सबसे पहली चीज मैंने यही बताई आपको कि खरीफ की जो फसल है ना वो आपकी वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है। रबी की फसल है ना शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाएगी। इन फसलों को पकने में कम समय लगता है, इन फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। इन फसलों का जो उत्पादन है कम है तो उत्पादन भी कम होगा, और जब अधिक समय है तो उत्पादन भी अधिक होगा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ये फसलें सितंबर से अक्टूबर के बीच में काट ली जाती है और ये मार्च से अप्रैल में काटी जाती है। इनकी प्रमुख फसल कौन कौन सी है? यहाँ पे फसल लिख, ये खरीफ फसल, उदाहरण लिख देना सीधी सी बात, यहाँ पर बच्चों ने गलत लिख दिया, आप उदाहरण करके लिख दो। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, नहीं लिया तो ये यहाँ से, इसके बाद भी ये यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते। अब अगला क्या है? विनिर्माण उद्योग क्या है? ठीक है, देखो ये जो आप कागज देख रहे हो, सीधी सी बात, ये कागज किससे बना है आप खुद बताओ। यहाँ पे लिखा है कागज बना है बांस से। जो अपन शक्कर का यूज करते हैं, चीनी, वो किससे बनती होती है? अपनी गन्ने से बनती होती है। तो हम बात करें कि जो गन्ना था, ठीक है, ये इस गन्ने को इन्होंने मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर दिया, और छोटे से 1 किलो गन्ने से बहुत सारी चीनी बनाई जा सकती है ना। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने। जो तो गन्ना होता है ना मतलब कम भाव का होता है, चीनी होती है ज्यादा भाव की होती है। ठीक है, तो जो गन्ना होता है 1 कुंटल गन्ने की यदि बात करें अपन, तो 13 किलो उससे चीनी बनती है। अभी रेट में यदि आप देखोगे ना तो वो गन्ने से ज्यादा रेट की हो गई। ठीक है, 13 किलो तो चीनी बन गई, 30 किलो उससे खोई बनती है, और 5 लीटर सीरा बनता है, और कुल मिलाकर हम यदि मोटे मोटे तौर पे जोड़े ना तो 1,000 रुपए का माल उससे बनता है। ठीक है, तो ये आपको
ध्यान में रखना है। ये बोल रहा है कि कच्चे पदार्थ से को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसे अपन कहते हैं विनिर्माण। सीधी सी बात है कि बांस था उससे कागज बना लिया है, गन्ने से चीनी बना ली है, ठीक है, और कोई सा दूसरा स्थान जो भी कोई दूसरी चीज है ना, उन सबसे जो दूसरी वस्तुएं बनाती प्रोडक्ट, जैसे अपने चिप्स से, आलू से अपने चिप्स बना ली, ये भी क्या है, विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आएगा। आलू कम रेट का, चिप्स को ऊपर जोड़ोगे तो ज्यादा भाव हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल है, सिंपल है। यदि मैं बात करूं आपसे, अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो है ना, ताकि आपको समझ में आए। देखिए भारत क्या है, हमारा कृषि प्रधान देश है। यदि हम बात करें कि जो कृषि का जो विकास है, कृषि का विकास, अब बात करें कृषि प्रधान तो है, पर जो कृषि किस पे निर्भर है अधिकतर, पूर्ण तरह उद्योगों पे आश्रित है। क्यों उद्योग पे आश्रित है? क्योंकि भाई साहब आज के जमाने में पेट्रोल डीजल, क्योंकि उसमें सारी चीजें मशीनरी से काम हो रहा है, वो सारी चीजें जो आपके कीटनाशक है, लाइट है, ठीक है, तो पानी फेरने के लिए ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर है, ये सब कहां से बने? ये सब कंपनियों के द्वारा ही तो बनाए गए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आज जो कृषि का जो विकास है वो पूरी तरह उद्योगों के विकास पे निर्भर है। जितना उद्योग आगे बढ़ेगा उतना ही कृषि बढ़ेगी हमारी, है ना। चलिए, तो कृषि में उर्वरकों, कीटनाशकों, प्लास्टिक, बिजली, डीजल का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, और जो हमें उद्योगों से ही प्राप्त होता है। समझ में आई बात? आपको क्या बोला है मैंने ये कहा है कि कृषि प्रधान देश है हमारा भारत। आज जो कृषि का विकास है वो पूरी तरह उद्योगों पर निर्भर हो गया है। कृषि में जो उर्वरकों की आवश्यकता होती है, कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, डीजल की, पेट्रोल की, सॉरी पेट्रोल वाले बोल दिया, बिजली की आदि की जो मांग रहे, मशीन की, मतलब जो भी है अपनी हार्वेस्टर होगी, इन सब की जरूरत रहती है, और जो हमें उद्योगों के द्वारा ही प्राप्त होती है। दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि जो उद्योग है, अब उस उद्योग में भाई साहब बनाया क्या, कोई से दो सामान बने, तो वो उद्योग से के लिए कच्चा माल जो है ना, वो कहां से मिलेगा? वो तो खेती से मिलेगा ना, ठीक है। तो दूसरी ओर हम उद्योगों के लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है, और ये कच्चा माल हमें खेती से ही प्राप्त होता है, ठीक है। ये कच्चा माल हमें खेती से ही प्राप्त होता है, अतः हम कह सकते हैं कृषि हमारे उद्योगों का आधार है। कृषि क्या है? उद्योगों का आधार है। इस प्रकार हम कृषि और उद्योग दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं मान सकते, वास्तव में इन दोनों में निकटता का संबंध है। अब आप कहोगे कि भाई साहब है नहीं, अभी डीजल आया तो खेत में से निकल गया, अरे वो तो छोड़ो, दूसरी चीज तो भाई, दूसरी चीज कौन सी? आपका टमाटर उद्योग हो गया ना, वो रेसिपी आती ना बहुत सारी टमाटर की, ठीक है। मिर्च की कंपनी आ गई, तो मिर्च के वो बनाते पाउडर नहीं, ये कहाँ से बनेंगे? दूध के पाउडर है, जो हमारा खेती बाड़ी से था। आप खेती बाड़ी मतलब माल ढोर जो अपन है वो खेती से पे निर्भर है, तो ये एक दूसरे से रिलेटिव चीज है, यही बोलना चाह रहे हैं कि वास्तव में हम कह सकते हैं कि दोनों में क्या है, निकटता का संबंध है। बहुत सिंपल है, सिंपल सीधी सी बात है कि वो उसके भरोसे, वो उसके भरोसे। एक दो बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ भी आएगा। तो छोटा कर दूं, एक ही स्क्रीनशॉट में आपका आ जाएगा। यहाँ से हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए इस तरह की होती है आपकी सीमा सड़क, ये है ना, यहां से देख लीजिए जो बॉर्डर पर होती है, तो ये बॉर्डर वाली जो सड़कें होती है ये सीमा सड़क होती है, और इनकी देखरेख के लिए 7 मई 1960 को 7 मई 1960 को आपको सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी, ठीक है, ताकि उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो सीमावर्ती इलाके हैं इनमें परिवहन का कार्य समन्वित कर सके, तीव्र विकास कर सके तथा आर्थिक विकास को तेज किया जा सके, ठीक है भैया। इसको कर सकते हैं आप कंप्लीट बढ़िया से, और तथा प्रतिरक्षा संबंधी व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। तो आप बोल सकते हैं सीधी सी बात है कि सीमा सड़क की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। यदि कोई तारीख भी पूछ ले तो 7 मई 1960 थी, ताकि उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में परिवहन का कार्य समन्वित कर सके, तीव्र विकास कर सके, इस तरीके से लिख देना वाले पॉइंट में भी कि किया जा सके, ठीक है, आर्थिक विकास को तेज किया जा सके और प्रतिरक्षा संबंधी व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।
चलिए अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। तो ये देखिए, देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। तो दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस, सिनेमा आदि ये हो जाएगा आपका। डिजिटल भारत क्या है? देखिए, डिजिटल इंडिया जो है ना वो क्या है आपका, एक तरह का भारत, डिजिटल भारत जो है ज्ञान आधारित परिवर्तन करने का एक विशाल कार्यक्रम, एक तरह का कार्यक्रम है। तो अपन बोलेंगे ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए क्या है, ये विशाल कार्यक्रम है। क्या होता है इसमें? डिजिटल भारत कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारतीय प्रतिभा, फिर से सुनना ध्यान से, इसको याद करो तो ऐसे करना है जो मैं बता रहा हूं। डिजिटल भारत कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है भारतीय प्रतिभा, सूचना प्रौद्योगिकी बराबर कल का आने वाला भारत में होने वाली परिवर्तन को समझना है तथा तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव करना है। सिंपल है, कर सकते हो, है ना? जी हो गया। अब अगला प्रश्न है इसका अथवा का आपका, कि बंदरगाह और पतन में अंतर। तो यहां से बंदरगाह और पतन में अंतर आप करिएगा, थोड़ा सिंपल है। जलयानों व जहाजों के तट पर आने जाने और ठहरने के स्थान को अपन कहेंगे बंदरगाह। ठीक है, ठहरने के स्थान को अपन कहते हैं बंदरगाह। पतन क्या है? कि वहां अंतरस्थल जो पर जहाज से माल उतारा और चढ़ाया जाता है उसे अपन कहते हैं पतन। ठीक है, तो ये प्राकृतिक होते हैं क्योंकि ये बीचों बीच होते हैं समुद्र में, और ये प्राकृतिक नहीं होते हैं। ठीक है, इनका निर्माण किया जाता है और इनका निर्माण भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बंदरगाह में जल की अधिकता होती है क्योंकि ये कहाँ है, अंदर है। ठीक है, पतन का है, जल की गहराई अधिक इसमें नहीं होती, किनारों पर बनाया जाता है। प्राकृतिक बंदरगाह के लिए तट रेखा का कटापटा होना जरूरी है और पत्तन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। ये 4 पॉइंट है, ये आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कारण ला क्या है, ये अगला अपना प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, बड़े जो भूस्वामी थे, बड़े बड़े खेती बाड़ी के काश्तकार थे, उनके दबाव के कारण मक्का के आयात पर एक रोक लगा दी थी। कानून में के सहारे रोक लगेगी, तो जो कानून के सहारे ये पाबंदी लगाई थी उसे अपन कारण ला के नियम से जानते हैं। अगला है आयात शुल्क। आयात, आयात का मतलब आइजो। ठीक है, निर्यात नियाइजो, यानी कि आयात मतलब आएगा जो। तो कोई से भी देश से अपन कोई सी भी वस्तु को हमारे देश में मंगाते हैं तो उसे कहते हैं आयात। शुल्क मतलब होगा टैक्स, उस पर पैसे लेंगे। तो आयात शुल्क जो होता है किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क होता है। यहाँ कर या टैक्स बोल सकते हैं, शुल्क बोल सकते हैं, उस जगह से लिया जाता है जहां से वस्तु देश में आती है, अर्थात सीमा पर, बंदरगाह या हवाई अड्डे पर। हो गया। अगला है इसके में, स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? ब्रिटेन की महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? तो देखिए, जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया को तेज कर दी थी। श्रमिकों की मांग घटा दी थी क्योंकि एक ही पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था। मतलब कई धागे बन जाते थे ये। ठीक है, बहुत सारे मजदूरों का काम एक ही मशीन कर रही थी। अब ये कारण क्या हुआ फिर, कि बेरोजगारी की आशंका के कारण नए मजदूर जो थे नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब उन पर उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किया गया, जब उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी का मशीन शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतों इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। ठीक है, क्योंकि उनको बेरोजगारी होने की आशंका थी। जेनी के इस्तेमाल का यहाँ टकराव लंबे समय तक चलता रहा। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। सेठ हुकुमचंद कौन थे? देखिए, सेठ हुकुमचंद कौन थे? तो 1917 में कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी थे। एक तरह के मारवाड़ी व्यवसायी थे जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लाटेन, वेलम और प्लाटेन से क्या आशय है? देखिए, वेलम क्या है, चर्मपत्र या जानवरों की चमड़े से बनी लेखन सतह है। मुद्रित किताबों की सस्ती अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी गई किताबों के विलासी संस्करण अभी तो बेशकीमती वेलम या पत्र पर ही छपते थे। ये वेलम था। प्लाटेन क्या था, ये आप कर सकते हैं।
यहाँ से फिलहाल 10 का थोड़ी बहुत चीज आप खुद स्वयं भी कर लेना ताकि कम समय में वीडियो बन जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। उल्मा और फतवा से क्या से इस्लामी कानून और शरिया के जो विद्वान हैं उन्हें अपन उल्मा कहते थे। फतवा जो कानून विद्वान थे ना, वो विद्वान कहीं की बात बताते थे, तो वो जो बातें थी वो घोषणा थी, वही क्या कहलाती, फतवा कहती थी। अनिश्चय या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की गई वैधानिक घोषणा, जो बात वो कहते थे उस घोषणा को कहते थे फतवा। त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? यहां से देख सकते हैं 13वीं शताब्दी के मध्य त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह। क्या है? कोरियाई संग्रह था बौद्ध ग्रंथों का। ठीक है, इन ग्रंथों का लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स उकेरा गया था और उकेरा गया था। इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रजिस्टर्ड भी कर दिया गया। अगला है आपका पंचांग तथा गाथा गीत से क्या आशय? देखिए, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय, लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां जिसके द्वारा अपन कहते हैं उसे अपन वार्षिक पंचांग कहते हैं। पंचांग जो के ना महाराजाओं के पास मिलती जो, ठीक है। ये गाथा गीत, गाथा गीत में क्या जाएगा, लोक गीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है उसे अपन कहते हैं गाथा गीत। अगला है आपका, देख लीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को उदाहरण से समझाइए। देखिए, प्राथमिक में कुछ भी नहीं है, पशुपालन आएगा, खेती बाड़ी आएगी। जो प्राकृतिक संसाधनों का पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित रहेंगे ना, उन्हें अपन कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। तो ऐसी गतिविधियां जो प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित होती है, उदाहरण है पशुपालन, कृषि आदि। द्वितीय क्षेत्र वहां क्षेत्र जिसमें कच्चे माल के को विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा अनेक प्रकार के, ये प्रकार है ना, अनेक प्रकार के उत्पादन में बदल दिया जाता है, उसे अपन कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। गन्ने से चीनी। तृतीय के अंतर्गत क्या आएगा आपका कि ऐसे इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र से भिन्न होती है। ये भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि ठीक है लोगों, सरकार या उद्योगों के लिए सेवाएं क्या जाएगी, यहाँ पे सेवा ये प्रदान करती है। उदाहरण के लिए डॉक्टर हो गया, संचार हो गया, बैंक, शिक्षा आदि। तो ये आपका प्रश्न सोल्व हो चुका है। प्राथमिक क्षेत्र यहाँ से, ठीक है, ये द्वितीय क्षेत्र हो गया और ये तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। चलिए, इसके बाद में इसका अथवा है अधोसंरचना या ज्ञान आधारित समाज समझाइए। दो प्रश्न है, दो प्रश्न अलग अलग पूछ सकता है आपसे दो नंबर में कि अधोसंरचना किसे कहते हैं, ठीक है, ज्ञान आधारित समाज से आप क्या समझते हैं। देखिए, वे सुविधाएं एवं क्रियाएं जो उत्पादन के क्रिया कार्यों में सहायक होती है। वे सुविधाएं या क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में क्या होगी, सहायक होगी, उन्हें हम कहेंगे अधोसंरचना। जैसे ऊर्जा हो गई है, शिक्षा हो गई, ये सब किसमें आएगी, बांध है, ये आपकी अधोसंरचना में आएगी। दूसरा है ज्ञान आधारित समाज। तो वहां समाज जिसमें सभी क्रियाएं किस पर उपलब्ध हो, ज्ञान के आधार पर उपलब्ध हो। दूरसंचार तकनीक के विस्तार से ज्ञान आधारित समाज की धारणा का विकास हुआ है। सिंपल ये छोटे छोटे प्रश्न आप याद कर सकते हो। वैश्वीकरण क्या है, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा? तो दो प्रश्नों को मिलकर एक प्रश्न है, ये अलग अलग आएगा एग्जाम में आएगा। तो कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है। देखिए, सबसे पहले वैश्वीकरण देखते हैं। वैश्वीकरण का मतलब यह है कि पूरा जो विश्व है वो मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करे, यानी जो सारी कंपनियां एक देश, एक व्यापार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी व्यापारिक क्रियाओं का अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाता है तथा वे सब एक इकाई के रूप में कार्य करती है। सिंपल है, क्या बोला है कि यहाँ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी व्यापारिक क्रियाओं का अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाता है और वे एक इकाई के रूप में कार्य करने लगती है। इसे अपन कहते हैं वैश्वीकरण। अगला इसी का टुकड़ा है ये, और प्रश्न अलग आएगा, परीक्षा में आएगा तो ये अलग से कि किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, बैटरी, संधारित्र, ये उत्तर है यहाँ से, तो है ना।
प्रश्न क्या है वो प्रश्न उधर हो गया कि बैटरी ये यहाँ से भी लिखना आप इतना भी पूरा। बैटरी, संधारित्र, खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पाद एवं खाद्य तेल के उद्योग ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माण पर कड़ी मार पड़ी है। कई इकाइयां तो बंद हो गई है और जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। ये आपका श्रमिक मजदूर क्या हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। अगला है विदेशी व्यापार क्या है। इसमें भी दो प्रश्न मिलके हैं कि विदेशी व्यापार क्या है। वर्ष 1991 के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी। देखिए विदेशी व्यापार से आज से है दो या दो से अधिक राष्ट्र पृथक पृथक सत्ताधारी उनके बीच में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय से है। यदि एक देश क्रेता है तो दूसरा देश क्या बनेगा, विक्रेता। ठीक है, सत्ताधारी देशों में रहते हो तो उनके बीच होने वाला जो क्रय विक्रय है वो आपका यहाँ पर विदेशी व्यापार कहलाएगा। अब ये थोड़ा सा बच्चों ने ना कठिन लिख दिया है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इसको बताता हूँ। तो देखिए यहां से लिखना है आपको सिंपल परिभाषा, ये विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। देखिए जब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होता है तो इसे ही हम कहते हैं विदेशी व्यापार। उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला आयात और निर्यात को हम विदेशी व्यापार कहा जाएगा। इतना सा सिंपल सा लिखना है ना, ये आपका गलत सलत इतना सब लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, ये इतना सा लिख लोगे यहाँ से इसका आंसर। और आगे जब देखते हैं वर्ष 1991 के पूर्व भारत की विदेशी व्यापार की नीति कैसी थी, तो वो निम्न प्रकार की थी। ठीक है, यहां से विदेशी नीति ऐसा लिखना है ना। ये बच्चों ने थोड़ा नोट्स तैयार किए, थोड़े से इक्का दुक्का गलत कर दिया तो मैं सही कर भी चाहता हूँ। वर्ष 1991 तक आयातों पर नियंत्रण रखा गया था। इस अवधि में केवल अनिवार्य वस्तुओं जैसे मशीनरी हुई, अब उर्वरक हो गए, पेट्रोलियम हो गए का ही मुख्य रूप से आयात किया जाता था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। अब जब ऐसा किया गया तो भाई साहब जब थोड़ा सा देश के लोगों को फायदा तो हुआ जिनके पास सामान थे, पर विकास जो है ना वो तेजी गति से नहीं हुआ, व्यापार जो है बहुत धीमी गति से हुआ। तो ये इस तरह की विदेश नीति थी। ये हो गया, समझ में आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं, जैव विविधता क्या है, यहाँ मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिख के रख लो, आने वाला है। जैव विविधता, देखिए जैव विविधता, जैव का मतलब हो गया जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ आ गया इसमें। ठीक है, चाहे जंगली हो चाहे पालतू हो, जंतु जीव जंतु हो गए और पेड़ पौधे हो गए, ये सबकी जो अधिकता है, इनकी सबकी जो मात्रा है, यानी इनका सबका जो समूह है, संगठन है, सब मिला के क्या कहलाता है, आपका जैव विविधता कहलाता है। तो किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की प्रजातियों की अधिकता को ही हम कहते हैं जैव विविधता। सिंपल है, दो चीजें शामिल है इसमें, केवल जंगली हो चाहे पालतू जीव जंतु हो और पेड़ पौधे हो, दोनों मिलाकर के कहला जाएगा आपकी जैव विविधता कहलाएगा। अच्छा, मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसका अब ये पारिस्थितिक तंत्र का जो निर्माण करते हैं उसमें मनुष्य क्या है, उसका एक मात्र हिस्सा है। मनुष्य नहीं करेगा अकेला, है ना। जब अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवधारी तथा मनुष्य जो होता है ना, अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवधारियों पर निर्भर करता है। क्योंकि मानव को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है और हवा की जरूरत है, और इन्हीं जीव जंतु एवं वनस्पतियों से ये सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब जैव विविधता हमारे मानव के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों, समझ में आ गया, क्योंकि जैव विविधता में पेड़ पौधे भी आ गए और पेड़ पौधे से हमें फल मिलेगा। भोजन कहाँ से बनाओगे, उस पेड़ पौधों के कारण ही तो बनेगा। ठीक है, चाहे गेहूं तो वो भी पेड़ पौधे में आ गए सारी चीजें। ठीक है, जीव जंतु आ गए, जैसे दूध है तो ये अपने गाय बेचते, इसमें जीव जंतु आ गए, पाल तो कोई भी चीज। ठीक है, कोई सी भी सामान है तो इन सबकी जरूरत किससे पड़ेगी अपने को, जैव विविधता से। इसलिए अपन कह सकते हैं मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। यहां से हो गया इतना, इसके बाद भाई ये यहां से करना है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, या फिर आपसे ये प्रश्न अलग अलग भी पूछ सकता है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। तो भारत में वनों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन, देश के आधे से ज्यादा वन को आरक्षित वन घोषित की है।
गए हैं। यहाँ वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के मूल्यवान की बात कही जाए तो इन्हें बहुत अधिक मूल्यवान माना गया है। रक्षित वन, ये भी आप पढ़ सकते हैं कि वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन के अंतर्गत गया है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। आवर्गीकृत जो बंजर भूमि है, वन हो गए और बंजर भूमि हो गई, व्यक्ति या समुदाय के स्वामित्व में जो है वो सारे आवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। सिंपल है, कर सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें आपका एकात्मक शासन का अर्थ बताइए, स्पष्ट कीजिए तथा दोष बताने। एकात्मक शासन क्या है? एकात्मक शासन वहां शासन है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की जो समस्त शक्ति है वो केंद्रीय सरकार में निहित कर दी जाती है। किसमें? केंद्र सरकार में। यानी केवल एक ही प्रकार का शासन चलेगा, केंद्र सरकार की चलेगी, कोई राज्य सरकार की नहीं चलेगी। ये भारत में नहीं है। भारत में संघात्मक शासन है, या संघीय शासन बोल सकते हैं। उसमें राज्य सरकार अलग, मुख्यमंत्री अलग फैसले लेगा और केंद्र सरकार अलग फैसले लेगा। अभी वहां पर क्या होता है, एकात्मक शासन चीन में है जैसे, तो ये वहां पर केवल एक ही व्यक्ति की चलेगी। शासन के टुकड़े तो बटे हैं पर चलेगी किसकी? एक व्यक्ति की। समझ में आगे बात नहीं? जो केंद्र सरकार रहेगी। एकात्मक शासन का वहां शासन होता है जिसके अंतर्गत संविधान तथा शासन की जो समस्त शक्ति वो केंद्रीय सरकार में निहित कर दी जाती है और स्थानीय सरकारों के अस्तित्व एवं शक्तियां केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। अब बात करें कि ये शासन में ये दोष है, तो भाई सीधी सी बात है, दोष होंगे थी, सभी को एकता के तन में थोड़ी रख सकते हैं ना। तो एकात्मक शासन संपूर्ण शक्ति केंद्रीय शासन में निहित होती है, अतः स्वाभाविक रूप से यह भय रहता है कि केंद्रीय शासन सभी क्षेत्रों में अपनी मनमानी करने नहीं लग जाए। प्रांतीय शासन की सफलता नागरिकों की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है, किंतु यह राजनीतिक चेतना एकात्मक शासन में ठीक प्रकार नहीं होती। तीसरा दोष यह है कि एकात्मक शासन में जनता को शासन के सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए शासन शक्ति सरकारी कर्मचारी के हाथ से निकल केंद्रीय हो जाती है और नौकरशाही शासन स्थापित हो जाता है। ये छूट सकती है या अवसर नहीं मिलता है, यहां तक भी कर सकते हैं हम। ठीक है, एक समान अवसर नहीं मिलता। तीसरा है जहां छोटे राज्य हो वहां एकात्मक शासन थोड़ा बहुत भले ही सफल हो जाए, लेकिन बड़े क्षेत्र जैसे भारत हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से ऐसे राज्यों, ऐसे देशों में भाषा नस्ल अलग अलग रहती है, तो यहाँ पर एकात्मक शासन काम नहीं करता। इसलिए इस प्रकार की विविधता वाले विशाल राज्यों में संगठनात्मक शासन पद्धति उपयुक्त मानी जाती है। अब ये यदि प्रश्न यही प्रश्न है, इसको घुमा के पूछ ले कि संगठनात्मक शासन क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये इतनी चीजें लिखना आप। यदि ऐसा पूछ ले कि एकात्मक शासन से संगठनात्मक पद्धति उपयुक्त है क्यों, संगठनात्मक शासन पद्धति उपयुक्त मानी जाती है क्यों, तो भी ये चीजें लिखनी। इतने से तीसरा पॉइंट है कि छोटे राज्यों में एकात्मक शासन भले ही सफल हो जाए, लेकिन बड़े क्षेत्रफल में, जनसंख्या की दृष्टि जिनका क्षेत्रफल अधिक है, जैसे बड़े राज्यों में, बड़े देशों में एकात्मक शासन नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, संस्कृति की विविधता हो जाए जिसमें जहां पर